हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ नागरिकता, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में आती है। नागरिकता इंडिया में कैसे मिलती है, इंडिया में नागरिकता टर्मिनेट कैसे होती है, इसके बारे में फुल जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। इस वीडियो को फुल देखो और आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या है? सबसे पहले जैसे कि अमेरिका की नागरिकता चाहिए हो, नागरिक हो, इंडिया का नागरिक हो या अमेरिका का नागरिक हो, तो वो सिटीजन होता क्या है? जैसे कि किसी के पास राइट टू हैव मैक्सिमम राइट्स, जिसके पास अधिक से अधिक राइट्स होते हैं जिस देश में, उसको उसी को हम नागरिक बोलते हैं उस देश का। जैसे कि इंडिया में हम इंडियन नागरिक होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा राइट्स मिले हुए होते हैं, सबसे ज़्यादा अधिकार मिले हुए होते हैं। जैसे सबसे पहले हम ऑल पर्सन्स के लिए राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल पर्सन्स जैसे कि फॉरेनर के लिए, एलियन के लिए, दूसरे देश का नागरिक आ रहा है इंडिया विजिट करने के लिए, इंडिया ट्रैवलिंग करने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, तो उसे किस तरीके के राइट्स एंड किस तरीके के अधिकार मिले होते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। सम फंडामेंटल राइट्स टू ऑल, सभी के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 14 सभी के लिए लागू होता है। जैसे कि इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो फॉरेनर हो या एलियन, किसी भी देश का नागरिक हो, आर्टिकल 14 सभी के लिए लागू होता है। अब जान लेते हैं कि आर्टिकल 14 में है क्या। आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी लॉ। जैसे कि इक्वालिटी लॉ जैसे कि आप जानते होंगे, समानता का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी फॉरेनर आए उसे रेसिज्म, भेदभाव की तरीके से, भेदभाव की नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी लॉ के जरिए। तो और आर्टिकल 21 सभी के लिए है, ऑल पर्सन्स के लिए है। इसमें क्या है ये समझ लेते हैं। ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम सभी के लिए लागू होती है। भाई अन्य देश का नागरिक आएगा, क्या उसकी लाइफ हम इंडिया आके उसकी छीन तो ना लेंगे? ऐसा नहीं होता है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम, वो कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकता है विद रिस्ट्रिक्शन एरिया को छोड़कर। राइट टू लाइफ उसके पास होता ही है, उसको हम जबरन पुलिस नहीं पकड़ती है, उसे जबरन फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे राइट्स होते हैं, वो सभी ऑल पर्सन्स के लिए होते हैं और फ्रीडम सभी के लिए होती है। और आर्टिकल 21 के बारे में और पढ़ लेते हैं। एक आर्टिकल 21 जैसे कि उसका राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल फ्रीडम, इसके बारे में उल्लंघन होता है तो वह कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके प्रोसिक्यूट, इसका उल्लंघन होने पर या उसका उत्पीड़न होता है किसी भी तरीके से, तो वह गो टू द कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 25 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 25 दिया गया है रिलीजियस राइट के बारे में। बट रिलीजियस राइट का होता क्या है कि कोई भी विदेशी आए इंडिया में और अपना अगर मुसलमान है तो वो मस्जिद जा सकता है, नमाज़ पढ़ सकता है, या हिंदू है तो वो मंदिर जा सकता है, क्रिश्चियन है तो वह चर्च जा सकता है, वहाँ पर वह अपनी प्रेयर कर सकता है। तो बहुत सारे राइट्स होते हैं रिलीजियस राइट, और विद लिमिटेशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि कोई विदेशी आए इंडिया में, वो कहे मैं तो आदमी की किसी की बलि दूंगा, बट ऐसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, तो आदमी की बलि नहीं दे सकता। तो विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं रिलीजियस राइट्स को लेकर। रिलीजियस राइट जो इंडिया के नागरिकों को मिले होते हैं, वह फॉरेनर को भी मिले होते हैं। तो और आर्टिकल 32 के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 32 स्पेशली फॉरेनर्स के लिए बनाया गया है। जैसे कि आर्टिकल 42 के तहत वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर किसी भी उसके राइट्स का उल्लंघन हुआ हो, किसी भी राइट्स का, जैसे कि उसके पर्सनल फ्रीडम्स, राइट टू लाइफ, या फिर इक्वलिटी लॉज,
या रिलीजियस राइट्स ऐसा कुछ उल्लंघन हुआ हो या उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हों, उत्पीड़न हो रहा हो इंडिया में आकर, तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और दरवाज़ा खटखटा सकता है और अपना न्याय ले सकता है। आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कुछ आर्टिकल्स या कुछ राइट्स या कुछ अधिकार हमें इंडियन सिटीजन्स के रूप में मिले हुए हैं, वह राइट्स हमें फॉरेनर्स के रूप में नहीं मिलते हैं। जैसे कि इंडिया में कोई फॉरेनर आए, वह राइट्स उन्हें नहीं मिलेंगे। जैसे कि रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन आर्टिकल 15 में हमें इंडियन सिटीजन्स के रूप में मिला हुआ है। वह SC ST OBC रिजर्वेशन मिला हुआ है हमें इंडिया में, वह इंडियन सिटीजन्स को ही मिला हुआ है। इंडिया को छोड़ो, विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि दूसरे देश के बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन रखता हो। बहुत कम देश हैं ऐसे जो कि दूसरे देश के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन रखता है। उन देशों में हमारा ऐसा ही हमारा इंडिया है। इंडिया भी किसी भी अन्य कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन नहीं रखता है। ऐसा क्यों रखे, ये बात फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आती है कि ये रिजर्वेशन रखे क्यों दूसरे देश। बढ़ाना है तो अपने इंडिया के स्टूडेंट्स को बढ़ाएं, दूसरे देश के स्टूडेंट्स को बढ़ाने से होता क्या है। जैसे कि रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन इंडियंस के लिए है, और आर्टिकल 16 एजुकेशन रिजर्वेशन फॉर जॉब इंडियन सिटीजन्स के लिए, ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए। और आर्टिकल 16 के बारे में और पढ़ लेते हैं। आर्टिकल रिजर्वेशन फॉर जॉब्स इंडिया में जॉब्स फॉरेनर भी करते हैं बट बहुत सारी बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, उनके लिए ओनली IAS है, जैसे PCS है, IPS है, इनके लिए ओनली इंडियन सिटीजन्स को अलाउ किया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है बहुत सारी, तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अलाउ है। आर्टिकल 19 में ट्रैवलिंग करने का या संगठन बनाने का अधिकार इंडिया के ही लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को ही है। जैसे कि फॉरेनर्स होते हैं संगठन बनाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वह इंडियन सिटीजन्स ही होते हैं जो कि संगठन बना सकते हैं इंडिया में एंड कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 संरक्षण फॉर देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा का संरक्षण भी कर सकते हैं, अपनी भाषा को फैला भी सकते हैं या संरक्षण भी कर सकते हैं अपनी भाषा का। तो इस पर डिबेट क्यों हो रही है, इसके बारे में मैं पढ़ लेता हूँ, बता देता हूँ आपको कि जैसे कि एक देश से दूसरे देश लोग आते जाते क्यों हैं, जैसे कि विस्थापित क्यों होते हैं एक देश से दूसरे देश। जैसे कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से ज़्यादातर लोग इंडिया आना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो ऐसे देश तो नहीं होते बट ऐसे बना दिया है। तो जैसे कि वहाँ पे असमानताएं होती होंगी, जैसे कि हिंदू है पाकिस्तान में, ये है पाक, ये है इंडिया। तो जैसे कि ये संभावना ज़्यादा बन जाती है कि पाकिस्तान में मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, तो वहाँ पर हिंदुओं पर उत्पीड़न या पर्सिक्यूट ज़्यादा होता होगा। तो इस तरीके से वहाँ के पाकिस्तानी हिंदूस इंडिया में घुसपैठ कर जाते होंगे बॉर्डर के, मतलब लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से घुसपैठ करके इंडिया में प्रवेश कर जाते हैं। असमानताएं, एक कार्ड असमानता हो सकती है या संभावना हो सकती है। जैसे कि इंडियन क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वहाँ पर PCB चलता है, PCB। वहाँ हमारे यहाँ क्या चलता है, IPL। विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जो कि IPL को नहीं जानता होगा, और विश्व में ऐसा एक आध ही देश होगा जो कि PCB को जानता होगा। PCB क्या आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं कि नहीं, पर IPL को ज़रूर जानते होंगे। तो IPL में संभावना ज़्यादा बनती है, बहुत सारे लोग करोड़ों में बिकते हैं, उन्हें एडवर्टाइज बहुत सारी करोड़ों में मिलती है और करोड़ों में पैसा कमा सकते हैं। तो संभावना इंडिया में बहुत सारी होती हैं। जॉब्स, IT इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि संभावना
संभावना होती है इंडिया में कि जल्दी सक्सेस या जल्दी पैसा कमाया जा सकता है इंडिया में। तो इंडिया में संभावना भी बहुत है कंपेरिजन टू पाकिस्तान। और परसिक्यूट, जैसे कि उसका उत्पीड़न हो रहा हो पाकिस्तान में किसी भी शख्स का, तो वो इंडिया में इलीगल तरीके से माइग्रेट हो जाता है, इलीगल तरीके से प्रवेश कर जाता है इंडिया में। ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान को छोड़ो, मैक्स दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाली जो घुसपैठ है वो है मैक्सिको से मैक्सिको से यूएसए। वह इलीगल तरीके से घुसपैठ कर जाते हैं यूएसए में एक नियम है बाई बर्थ वाला कि यहाँ यूएसए में कोई भी बच्चा जन्म लेता है, यूएसए में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो वहाँ का नागरिक कहलाएगा। उस बहाने से उनके मम्मी पापा को या माता पिता को भी नागरिकता मिल जाती है। तो मैक्सिको के लोग क्या करते हैं कि लीगल तरीके से कोई प्रेग्नेंट महिला जाती है वहाँ पर, ऐसे वहाँ पे अब तो खैर बंद कर दिया है यूएसए ने प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने यहाँ आने से, बट वहाँ पे जाते हैं मैक्सिको से और वहाँ पर अपना बच्चे का जन्म देती हैं और अपने बच्चे की भी नागरिकता सुनिश्चित कर लेती हैं और अपने बच्चे के नाते अपने बच्चे के जरिए से अपनी भी नागरिकता सुनिश्चित कर लेती हैं मैक्सिको। अब क्या है, ट्रम्प साहब थे जब उन्होंने एक संसद में एक बिल पारित किया था कि मैक्सिको और यूएसए के बीच एक दीवार बनाएंगे, उस पर बहुत सारा रुपया लग रहा था। तो जो बाइडन ने वो अभी फंडिंग करना रोक दिया है। तो ये कोरोना वायरस की वजह से फंडिंग नहीं हो पा रही है, वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं दुनिया में, तो इसे करके फंडिंग रोक दी है जो बाइडन ने, नए प्रेसिडेंट हैं जो कि परसिक्यूटेड आपने समझ लिया होगा, इसका मतलब होता है उत्पीड़न कई तरीके से हो सकता है। माइनॉरिटी पर उत्पीड़न होता है, बहुत सारी रंग भेदभाव बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उत्पीड़न हो तो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं लोग। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेनर में, जैसे कि अंतर क्या है इन चीज़ों में कि फॉरेनर है या इलीगल माइग्रेंट है या रिफ्यूजी है या स्टेटलेस है या सिटीजन्स है या इंडिया का कुछ क्या है ये इस तरीके से कैसे पहचानेंगे कि यह इंडिया का सिटीजन्स है या नहीं है। तो इसके बारे में कुछ हम बताने वाले हैं आगे, तो आप पढ़िए और स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट रहेगा सिटीजन्स वर्सेस अदर्स। तो सिटीजन्स आप जानते होंगे गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं इंडियन सिटीजन्स को, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट यहाँ से 12th की है, यहाँ से ग्रेजुएशन की है, जैसे सब ऐसे तो फॉरेनर्स भी कर सकते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एक, जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सुनिश्चित करती हैं कि ये आप सिटीजन्स हो इंडिया के। तो फॉरेनर्स में क्या, फॉरेनर्स को कैसे पहचानेंगे, जैसे कि एलियंस, इसे एलियंस भी बोलते हैं कि एलियंस फॉरेनर या विदेशी, वो कौन है, जैसे कि लीगल फॉरेनर्स, एक तो होते हैं लीगल फॉरेनर्स, एक होते हैं इलीगल फॉरेनर्स। इलीगल फॉरेनर्स और लीगल फॉरेनर्स, इनमें अंतर क्या होता है। लीगल फॉरेनर्स होता है वो वीज़ा पे आता है, जैसे कि कोई अमेरिकन है वो इंडिया का वीज़ा लेकर इंडिया का वीज़ा अमेरिका से आता है। वीज़ा हमें उस देश की एम्बेसी से मिलता है जिस देश में हमें जाना है। जैसे कि इंडिया में आना है अमेरिकन सिटीजन्स को इंडिया में आना है, तो अमेरिका में स्थित इंडिया की एम्बेसी होगी, वहाँ पर वो उस एम्बेसी में जाएगा और वहाँ पर कहेगा मुझे वीज़ा चाहिए, तो वो इंडिया का वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। तो वीज़ा के तहत वो आ सकता है, वर्क परमिट के तहत आ सकता है, उसके लिए वीज़ा चाहिए होता है, वर्क वीज़ा या परमिट लेकर आ सकता है, विद डॉक्यूमेंट्स आ सकता है, डॉक्यूमेंट्स के साथ आता है। और ओसीसी, जैसे कि ओसीसी प्रोवाइड करती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ओसीसी प्रोवाइड करती है उसके, जैसे कि उसे इंडिया में बहुत सारे काम पड़ते रहते हैं और उससे हम
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करते हैं। ओसीसी का मतलब क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये इसका मतलब होता है। तो ये किसको मिलता है ये भी हम बताएंगे। ये और इसे पाकर किस तरीके के राइट्स, किस तरीके के अधिकार मिलते हैं उसको। जैसे कि ओसीसी कार्ड होल्डर को बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स के पास होते हैं। बहुत सारी राइट्स पर बट बहुत सारी 2-4 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि संगठन नहीं बना सकता है ओसीसी कार्ड होल्डर, ऐसा कुछ होता है। जैसे कि ये एक तरीके से ग्रीन कार्ड जैसे कि अमेरिका प्रोवाइड करता है, ऐसे ही ओसीसी इंडिया प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से इंडिया ओसीसी प्रोवाइड करता है। अब हम समझ लेते हैं इलीगल फॉरेनर्स क्या होते हैं। इलीगल फॉरेनर्स के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। जैसे कि पाकिस्तान से घुसपैठ करके या बांग्लादेश से घुसपैठ करके इंडिया में आ जाते हैं, या मैक्सिको से अमेरिका चले जाते हैं, इस तरीके के घुसपैठी होते हैं। उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, तो उस तरीके के हम इलीगल फॉरेनर्स बोल देते हैं। या उसका डॉक्यूमेंट टाइम ख़त्म हो गया, जैसे कि 6 महीने के वीज़ा पर बांग्लादेश से कोई इंडिया आया है और उसका डॉक्यूमेंट टाइम ख़त्म हो गया, वीज़ा का टाइम 6 महीने का ख़त्म हो गया, वह अब बांग्लादेश जाना नहीं चाहता है, तो वह भी इलीगल फॉरेनर्स कहलाएगा। इलीगल माइग्रेंट, उन्हीं को इलीगल माइग्रेंट बोल देते हैं आगे चल के। उन्हें इलीगल माइग्रेंट खाली माइग्रेंट बोलोगे तो भी चलेगा। इलीगल ही होते हैं, माइग्रेंट होते हैं, वो इलीगल ही तरीके से आते हैं। और इन्हीं में शामिल हो जाते हैं रिफ्यूजीज क्या होते हैं? जैसे कि थर्ड प्रार्थी होते हैं। जैसे कि पहले जो कि प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में ये दंगे चल रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, हमें मार दिया जाएगा या वो कुछ कर दिया जाएगा, इसलिए हमें अपनी शरण दे दीजिए, ऐसा कुछ कहते हैं। और वो बाद में फिर बन जाते हैं शरणार्थी। शरण प्रार्थी की इंग्लिश में बोलते हैं एजाइलम इंग्लिश में बोलते हैं शरण प्रार्थी को, और शरणार्थी को रिफ्यूज बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझाऊँ, दलाई लामा शरणार्थी है इंडिया का। वो तिब्बत का निवासी हैं, तो तिब्बत से वो अपने अनुयायियों के साथ 80,000 अनुयायियों के साथ दलाई लामा इंडिया आए तिब्बत से, जब चाइना ने तिब्बत पर अधिकार किया, दलाई लामा इंडिया आए। और इसी तरीके से जैसे कि आपने सुना होगा, म्यांमार से इंडिया 21 पुलिस वाले आए हुए हैं, तो वो भी रिफ्यूजीज कहलाएंगे। म्यांमार बोल रहा है कि हमें उन्हें लौटाओ, बट इंडिया के लोग, इंडिया की गवर्नमेंट मना कर रही है कि आपके यहाँ सिचुएशन अच्छी हो जाएंगी तो हम अपने आप भेज देंगे। अगर वो बस शर्त लगा कर भेजेंगे कि उन्हें कुछ नहीं होगा तब उन्हें हम भेजेंगे। हम बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं, जैसे बांग्लादेश से आए थे, पाकिस्तान से पहले आए थे, उस समय जब वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा था उनका, तो वो रिफ्यूजीज कहलाए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अब मेन पॉइंट पर आते हैं, स्टेटलेस क्या होते हैं। तो स्टेटलेस के बारे में भी पढ़ेंगे। स्टेटलेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टेटलेस। इलीगल फॉरेनर्स होता है या कुछ और, तो उनको ये तो पता होता है कि हमारा देश कौन सा है, बट इलीगल जैसे कि वो होते हैं स्टेटलेस, उनका तो कोई घर भी नहीं है, कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं करेगा उन्हें, वो होते हैं स्टेटलेस में पढ़ेंगे हम। स्टेटलेस हैव नॉट सिटीजन्स फॉर एनी कंट्रीज, किसी भी देश के सिटीजन्स नहीं होते हैं, ना ही कोई भी देश इन्हें एक्सेप्ट करता है कि हमारे देश के सिटीजन हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, इन्हीं लोगों की होती है।
जैसे कि हम अपने आप को स्ट्रेस करते रहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी होती है, स्टेटलेस के पास ना ही कोई कंट्री है, ना ही कोई कंट्री एक्सेप्ट कर रही है, ना ही कंट्री में किसी के पास उनके पास कोई घर है, वो सड़क पर डले हुए हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जैसे कि सड़क पर डले हुए होते हैं, ना ही उनका कोई कंट्री होता है, ना ही उनकी कोई स्टेट होता है, ना ही कोई उन्हें एक्सेप्ट करता है। हैव नॉट डॉक्यूमेंट्स, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स होता है उनके पास, एनी डॉक्यूमेंट, हैव नॉट एनी डॉक्यूमेंट्स भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है उनके पास। और ये इनके पास स्टेटलेस होते कैसे, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्टेटलेस जैसे कि श्रीलंका में सीलोन नाम का एक एक्ट आया हुआ था, सीलोन नाम का, सीलोन इन श्रीलंका, ये आया हुआ था लगभग 1948 के करीब। 1948 में जब वो आज़ाद हुआ तो 1948-1949 के करीब उन्होंने एक एक्ट बनाया कि जो श्रीलंकाई हैं वो कौन कौन है। उसमें इन्होंने 7 लाख से 8 लाख तमिलों को अपने श्रीलंका से निकाल दिया। 7 से 8 लाख, 7 से 8 लाख लोगों को इंडिया से निकाल दिया। 7 से 8 लाख कितने होते हैं, वो दलाई लामा लेके आए थे 80,000। 7 से 8 लाख लोग तमिल जो कि श्रीलंका से निकाले नहीं थे, बट वहाँ मतलब स्टेटलेस कर दिए गए थे। उन्होंने उन्हें अपने देश का सिटीजन माना ही नहीं, तो ऐसे ही वो स्टेटलेस हो गए। ऐसे ही बर्मा में रोहिंग्या के साथ हुआ, रोहिंग्या मुस्लिम थे, उन्होंने भी एक एक्ट बनाया म्यांमार में, तो वहाँ के रोहिंग्या मुस्लिम थे वो भी स्टेटलेस हो गए। और बहुत सी जगह हैं जो कि वहाँ के लोग स्टेटलेस हुए, और ये होता है एक एक्ट के जरिए, वहाँ पर एक्ट बना दिया जाता है और उस एक्ट के तहत बहुत सारे लोग स्टेटलेस हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाग 2 के बारे में, जिसमें कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक दिए हुए हैं, जिसमें हमें नागरिकता के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ये है मेन। अब तक बातें जो चल रही थी वो नागरिकता एंड किस तरीके से फॉरेनर्स एंड इंडियन सिटीजन्स में अंतर है, इस तरीके पर बात चल रही थी। अब चलेंगी मेन कॉन्स्टिट्यूशन पे, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक जो दिया गया है भाग 2 में। तो आर्टिकल 5 पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल 5 है जो कि इंडिया में पहले 1947 से पहले तक या 1947 तक जो रह रहा था वह इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। वह यह जब भी ये 3-4 आर्टिकल्स हैं, ये 3 आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स लगभग 3-4 साल चले थे, 1947, 48, 49, ऐसे करके चले थे। फिर बाद में इन आर्टिकल्स का कुछ मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि सिटीजनशिप डोमिसाइल 1947 से पहले तक आपके दादा या परदादा रहे होंगे, तो अब तो कोई नहीं रहा होगा। इस तरीके से नागरिकता कोई मांग ही नहीं सकता कि मैं मांग लूँ जाके। वैसे मैं तो इंडिया का सिटीजन्स हूँ, पर इंडिया का सिटीजन्स जैसे कि ना होता तो मैं उनसे कहता कि मुझे आर्टिकल 5 के तहत, डोमिसाइल के तहत मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। तो इस तरीके से मांग ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी उम्र ही 18 साल हुई है, तो मैं उस टाइम पर होऊंगा ही नहीं, तो मैं मांग कैसे सकता हूँ कि मुझे इसके तहत मुझे सिटीजनशिप चाहिए। तो अब आर्टिकल 6 पढ़ते हैं। आर्टिकल 6 में है जैसे कि पाकिस्तान से इंडिया आए थे कुछ लोग, ऐसे पाकिस्तान से जो लोग जैसे पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो एक दूसरे देश में इंडिया और पाकिस्तान में सहमति बन गई थी कि आपके यहाँ से जो पाकिस्तान आना चाहेगा वो पाकिस्तान आ जाएगा, और इंडिया जाना चाहेगा तो इंडिया आ जाएगा। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि जो पाकिस्तान से इंडिया आएगा उससे पाकिस्तान से इंडिया 19 तारीख 7वें महीने 1948 तक जो इंडिया आ जाएगा उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। और कुछ कन्फ्यूज लोग थे बहुत सारे, जो चाह रहे थे कि हाँ हमारा तो एक नया देश बन गया है पाकिस्तान, तो हम उस देश में रहेंगे, वो हमारी चलेगी। ऐसे इस टाइप के कुछ कन्फ्यूज लोग थे। ऐसे कुछ कन्फ्यूज थे कि मेरा दोस्त चला गया पाकिस्तान तो मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा। तो इस टाइप के कन्फ्यूज लोग थे, वो पहले
इंडिया से पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान से अगर उन्हें ऐसा लगा कि हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, या उनकी वहाँ पर नहीं चली, तो वो वापस इंडिया आ गए। तो इसके तहत उन्हें भी नागरिकता मिल सकती थी, और इसके तहत उन्हें नागरिकता मिली भी आर्टिकल 7 के तहत। आर्टिकल 8 में क्या था, भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में रह रहे थे, इंडिया की सहायता कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे कनाडा में रहकर इंडिया के स्वाधीनता या स्वतंत्रता में सहयोग कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे भारतीय मूल के, वो उन्हें भी नागरिकता इंडिया की नागरिकता आर्टिकल 8 के तहत मिल सकती थी। बहुत सारे लोग थे ऐसे, जैसे कि अमीर इंसान थे, वो उनके पास बहुत सारा पैसा था, तो कनाडा या अमेरिका, ब्रिटेन, बहुत सारी जगह चली गई। उन्हें लगा कि अब तो हमें हमारे देश को आज़ादी मिल गई है, तो इस देश को छोड़ो, हम तो अपने देश पधारो, हमारे देश, मतलब हमारे देश इंडिया में आ गए वो। तो ऐसे करके आर्टिकल 8 के तहत उन्हें भी सिटीजनशिप मिल गई। आर्टिकल 9, ये आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 तक थे, वो नागरिकता देने के प्रावधान थे, आर्टिकल 5 से 8 तक। और आर्टिकल 9 में ये बताया गया है कि हमारी सिटीजनशिप किस प्रकार की होगी। हमारे इंडिया में सिटीजनशिप एकल नागरिकता है, उसे बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया का मतलब ये होता है कि हमारे देश में दोहरी सिटीजनशिप नहीं, दो नागरिकता नहीं, ऐसा करके नहीं, दो देशों की नागरिकता नहीं होगी किसी भी शख्स के पास। जैसे कि मेरे पास इंडिया की नागरिकता है, तो मैं इंडिया का ही नागरिक होऊंगा, ना कि मैं ब्रिटेन में जाके वहाँ की भी नागरिकता ले लूँ, इंडिया की भी नागरिकता ले लूँ। बट कई सारे विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री ऐसा करते हैं, जैसे कि यूएस में क्या होता है, उनकी यहाँ खुद की तो नागरिकता होती ही है, कंट्री की भी नागरिकता होती है, और उनके स्टेट की भी अलग नागरिकता होती है। स्टेट की अलग नागरिकता, कंट्री की अलग नागरिकता, इस तरीके से डुअल सिटीजनशिप इन यूएस में बन जाता है। तो इस तरीके से जैसे हमारे देश में डोमिसाइल चलता है, एक डॉक्यूमेंट चलता है डोमिसाइल का, ये उत्तर प्रदेश का, ये दिल्ली का, ये हरियाणा का, इस तरीके से चलता है। यहाँ पर एक नागरिकता बनती है कि ये टेक्सास का है, और टेक्सास कहाँ पड़ता है, यूएस में, तो यूएस की नागरिकता उसके पास होती है। तो आर्टिकल 9 भी हो गया। आर्टिकल 10 हमें गारंटी देता है सिटीजनशिप की, कि आप इंडिया के नागरिक बने रहेंगे जब तक आपके पास आप कोई घिनौना काम या घिनौना वर्क ना कर दें जिससे कि आपकी सिटीजनशिप को हानि पहुंचे। आपको एक तरीके की गारंटी कार्ड दे दिया जाता है, या गारंटी दी जाती है इस आर्टिकल 9 के तहत, नहीं आर्टिकल 10 के तहत, कि आपकी नागरिकता ऐसे ही छीनी नहीं जाएगी। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि जैसे कि हमारा मोदी गवर्नमेंट आई इंडिया में, तो वो चाहेगी कि राहुल ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इसको निकाल देते हैं, इसको नागरिकता से ही बर्खास्त कर देते हैं। तो राहुल को बर्खास्त कर दिया, ऐसे ही मैं अपोजिट में हो गया तो मुझे बर्खास्त कर दिया, ऐसे ही राहुल आया कल तो राहुल ने मोदी जी को बर्खास्त कर दिया। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसी के तहत नागरिकता की एक तरीके से आर्टिकल बना दिया गया कि इसके तहत आपको गारंटी दी जाती है कि आपकी नागरिकता में ही नहीं छीनी जाएगी। ओके, अब पढ़ते हैं आर्टिकल 11 के बारे में। आर्टिकल 11 यह कहता है कि पार्लियामेंट हैव फुल पावर टू मेक एक्ट अबाउट सिटीजनशिप। पार्लियामेंट को पूरा अधिकार होगा, फुल पावर होगी कि किसी भी नागरिकता से संबंधित कोई भी एक्ट या किसी भी तरीके से लॉ बना सकती है। इसमें क्या होता है कि संसद को यह एक पावर मिल जाती है, यह हमारे संसद को मजबूती मिल जाती है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता छीन सकती है या फिर नागरिकता से संबंधित कोई भी लॉ बना सकती है। इससे हमारी संसद को मजबूती प्रदान होती है। अब हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। नेहरू जी के टाइम पर एक एक्ट आया
जो कि सिटीजनशिप से संबंधित था। हाँ, हम किस तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की, किस तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं सिटीजनशिप को, इस तरीके से एक्ट आया एक 1955। इसमें कुछ संशोधन भी होते गए, जैसे कि 1986 में संशोधन हुआ बहुत सी जगह, और 2003 में संशोधन हुआ, 2019 में भी संशोधन कुछ हो रहा है, जो NRC NCR CAA के तहत जो आया है, NRC और CAA, इसके तहत भी कुछ संशोधन हुए हैं। और मेन संशोधन माना जाता है वो है 1986। इसमें बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों के बारे में भी पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप हमारे इंडिया में किस तरीके से हम सिटीजनशिप को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी विदेशी आदमी है या किसी भारतीय मूल का व्यक्ति है जो विदेश में रह रहा है, वो किस प्रकार से इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है। तो दुनिया में आप कानून की दुनिया में जाएंगे या फिर संविधान की दुनिया में जाएंगे तो दो शब्द बहुत पढ़ेंगे, जुस सुलाई एंड जुस सैंग्विनिस। जुस सुलाई, ये पता नहीं किस तरीके के शब्द हैं। जुस सुलाई इसका मतलब होता है भूमि के आधार पर नागरिकता देना। जुस सुलाई, कानून की दुनिया में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे। जुस सैंग्विनिस इसका मतलब होता है रक्त। कोई देश रक्त के आधार पर सिटीजनशिप देता है, जैसे कि पेरेंट्स हैं कि जैसे कि मेरे पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं तो मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप किस तरीके से मिली है, रक्त के आधार पर सिटीजनशिप मिली हुई है। और भूमि के आधार पर कैसे मिलती है वो भी मैं बताऊंगा। भूमि के आधार पर इस तरीके से मिलती है कि इंडिया में जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था वो पहले कहता था कि हमारे देश में जो भी आदमी या जो भी बच्चा या जो भी बच्ची इंडिया में जन्म लेगा, इंडिया की टेरिटरीज में या इंडिया की भूमि में जन्म लेगा, तो वो इंडिया की नागरिकता प्राप्त करने का हकदार होगा। तो इस तरीके से इसमें क्या हुआ कि इसका बहुत तरीके से दुरुपयोग होने लगा। जैसे कि पाकिस्तान के वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी जैसे कि वहाँ पे हिंदू हैं तो इंडिया में आना चाहते हैं, तो वो क्या करते थे कि इंडिया में दो लोग आ जाते थे शादी से पहले या शादी के बाद। तो क्या होता था, वीज़ा पर आते थे 2 साल या 3 साल के लिए और यहाँ पर बच्चा पैदा करते थे और बच्चे का नागरिकता प्राप्त करके और ख़ुद की नागरिकता प्राप्त कर लेते थे। खुद की नागरिकता इसलिए ऐसे मिल जाती थी कि बच्चे की देखभाल करेंगे, बच्चे के पढ़ाएंगे लिखाएंगे और यहीं पर रहेंगे, और इस तरीके से बच्चे के आधार पर खुद को नागरिकता मिल जाती थी। तो एक लाजमी सी बात हो जाती है कि बच्चे को नागरिकता मिल गई तो उनके पेरेंट्स को तो नागरिकता मिल ही जाती है। तो इस तरीके से इसका दुरुपयोग होने लगा भूमि वाले का। बट हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है नागरिकता से संबंधित, वो दोनों को मिलाकर बनाया गया, रक्त को और सैंग्विनिस, रक्त को एंड भूमि वाले को, दोनों को मिक्स करके। हमारे देश में एक प्रथा रही है कि हमने बहुत सारे देशों से सीखा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। कनाडा से भी कुछ भाग लिए, अमेरिका से भी कुछ भाग लिए, ब्रिटेन से भी कुछ भाग लिए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ भाग लिए। बहुत सारी जगह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। आप भूमि से संबंधित समझ गए होंगे, इन शब्दों को याद रखो चाहे ना रखो, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हमें किस तरीके से हमें नागरिकता मिलती है उस पर समझ लेते हैं। जैसे हमें सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 इनके तहत हमें एक्वायर कर सकते हैं हम सिटीजनशिप, इंडिया में सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 7 तक। और सेक्शन 3 में क्या होता है, सेक्शन 3 के तहत हम बाई बर्थ, मैंने बताया था ना वो बाई बर्थ 1955 के तहत बाई बर्थ इंडिया में कोई भी जन्म लेगा और
ऐसे नागरिकता मिल जाएगी, परोस दी जाएगी उन्हें कि आपको नागरिकता मिल चुकी है, यानी इंडिया में जन्म लो और आपको नागरिकता परोस दी जाएगी। बट अब नहीं होता ऐसा कुछ। इसमें अब संशोधन अमेंडमेंट कर दिए गए हैं। अब बर्थ के द्वारा इतना कुछ मिलता नहीं है। बर्थ के द्वारा जब मिलेगा जब इंडिया के उनके जो कि बर्थ हुआ है उसका पेरेंट्स में से कोई एक जो इंडिया का नागरिक होगा उसे ही नागरिकता मिलेगी। जैसे कि इंडिया का या तो माता हो या पिता हो, तो उस बच्चे को नागरिकता इंडिया की मिलेगी। जैसे कि कोई पाकिस्तानी है, वो इंडिया की लड़की से या इंडिया की लड़की से शादी कर लेता है कोई लड़का, तो वो चाहें आगे चल के वो अपने बच्चे को इंडिया की नागरिकता दिला सकते हैं। जैसे कि उसका क्या नाम था, टेनिस खेलती थी सानिया मिर्ज़ा, उसने पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी कर ली है। तो जैसे ही आगे उनके बच्चे होंगे तो अगर वो चाहेंगे कि इस बच्चे को इंडिया की नागरिकता मिले तो इंडिया की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी, और दोनों को ही मिल जाएगी। वैसे तो नागरिकता उस क्रिकेटर को भी मिल जाएगी, सानिया मिर्ज़ा के पास तो है ही, उनके बच्चे को मिल ही जाएगी। और एक वंशाक्रम सेक्शन 3 के तहत, ये सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 के तहत वंशाक्रम के तहत मिल जाती है। जैसे मुझे मिली है, मेरे पेरेंट्स इंडिया के थे, तो इस तरीके से मुझे भी नागरिकता मिल गई है वंशाक्रम के तहत। और एक रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रेशन के तहत मिलती है। जैसे कि भारतीय मूल के कोई व्यक्ति है, वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इस तरीके से नागरिकता मिल जाती है। और बाय नेचुरलाइजेशन के तहत मिल जाती है। नेचुरलाइजेशन के तहत ऐसे मिलती है नागरिकता। उसमें होता है क्या है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे नियम कानून हैं जिसमें अमेंडमेंट कर दिए गए हैं। नेचुरलाइजेशन में खास है, पहले बाय रजिस्ट्रेशन समझते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि कोई पेरेंट्स हैं, कोई माता पिता है, वो अपने इंडिया मूल के माता पिता हैं, अपने बच्चे का इंडिया की नागरिकता देना चाहते हैं, तो वो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे इंडियन एमएनसी में, एंड फिर वो इंडिया में 1 साल रहेंगे। फुल एक ईयर, जो 1 साल मतलब फुल तरीके से, पूरी तरीके से कम्प्लीटली इंडिया में रहना पड़ेगा अगर इंडिया की नागरिकता चाहिए होगी। और लगभग 6 से 8 ईयर यहाँ पर रहना पड़ेगा। जैसे कि 6 से 8 ईयर लगभग ऐसे रहना पड़ेगा जैसे कि कोई इंडियन सिटीजन्स रहता है इंडिया में, उस तरीके से रह सकता है। तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट सोचेगी कि इसे सिटीजनशिप दी जाए, इंडिया का सिटीजन बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। और नेचुरलाइजेशन में भी ऐसा ही होता है कुछ। नेचुरलाइजेशन में कई तरीके से नागरिकता दे दी जाती है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के तहत ऐसे कुछ मिलती है कि कुछ खास लोग होते हैं कि सिंगर होता है या फिलोसोफर होता है या इंग्लिश लिटरेचर में पारंगत होता है, बहुत सारे जिसमें टैलेंट होता है, क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, उसे नागरिकता ऐसे ही परोस दी जाती है, ऐसे ही दे दी जाती है। उसमें कोई टाइम नहीं लगाया जाता, उसे नागरिकता ऐसे ही दे दी जाती है। और आम आदमी होते हैं, उसके लिए बहुत सारे जैसे कि कोई जॉब के लिए आया है तो उसे 11 साल यहाँ पर रहना पड़ेगा और 1 ईयर उसे परमानेंट यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो ऐसे करके उन्हें 12-13 साल में उसे नागरिकता मिल जाती है। 12 से 13 साल में उसे नागरिकता मिल जाती है।
कोई टेरिटरी पर अधिकार कर लिया इंडिया ने कई टेरिटरीज पर अधिकार किया, जैसे कि गोवा पहले फ्रांस का अधिकार था। गोवा पर था तो वो इंडिया का ही, बट 1962 में एक बिल पारित किया फ्रांस की संसद ने कि अब हम इंडिया को ये गोवा सौंप रहे हैं। तो वहाँ के अगर टेरिटरी जो कि भूमि है वो भूमि हमारे पास आ गई तो वहाँ के लोग भी तो हमारे ही होंगे, तो वहाँ के लोगों को भी सिटीजनशिप मिल गई। ऐसे ही सिटीजनशिप मिल जाती है। एंड ऐसे ही पुडुचेरी एंड दादर नगर हवेली को भी वहाँ के लोग थे, उनको भी नागरिकता ऐसे ही मिल गई थी। वो भी पहले वो पुर्तगाल का हिस्सा हुआ करता था, दादर नगर हवेली और पुडुचेरी, उसको उनके लोगों को भी नागरिकता में हमने ऐसे ही प्रदान की। अब पढ़ते हैं हम टर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। टर्मिनेशन मतलब होता है नागरिकता समाप्त कर देना। नागरिकता समाप्त ऐसे ही नहीं की जाती, उसके लिए बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर दिए जाते हैं किसी नागरिक द्वारा, तो उसकी नागरिकता टर्मिनेट कर दी जाती है। तो इसके तहत या तो कोई अपनी मर्जी से, इसमें टर्मिनेट कई तरीके से हो सकता है, या तो या तो कोई अपनी मर्जी से कोई नागरिकता छोड़ना चाहे। मर्जी से तो ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए कि किसी दूसरे देश की नागरिकता मिली नहीं है और अपने देश की नागरिकता छोड़ रहा है, ऐसे तो कोई छोड़ेगा नहीं। अगर उसको दूसरे देश किसी विकसित देश की नागरिकता मिल जाती है या वो रहना चाहता है उस देश की नागरिकता मिल जाती है तो वो अपने देश की नागरिकता छोड़ सकता है। इस तरीके से वो अपनी नागरिकता टर्मिनेट कर सकता है, या टर्मिनेशन सरकार द्वारा टर्मिनेशन हो जाता है। हाँ, जैसे कि उसने क्रिमिनल केस, कोई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल केस कर दिया हो, क्रिमिनल या फरेब करके आया हो, या फिर कई उल्टे सीधे काम करके आया हो, या फिर फरेब करके इंडिया में घुसपैठ की हो। जैसे कि मुंबई पर हमला हुआ था 90s में, तो वो समुद्र के रास्ते से घुसपैठ करके ही तो आए थे वो इंडिया में। तो वो एक ना तो एक मतलब उल्टा सीधा पासपोर्ट बनवा के या उल्टा सीधा कुछ करवा के ऐसे करके आए थे, तो उनकी नागरिकता, वो तो नागरिक होते ही नहीं है, बट वो इलीगल तरीके से आते हैं और नागरिकता उनकी भी समाप्त कर दी जाती है। तो आपका यहाँ पर होता है इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म। वीडियो बहुत डिटेल में बन चुका है, और अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से या समझ कर पढ़ोगे ना, तो देखोगे या पढ़ोगे, उसको नोट करोगे, तो इतना मस्त समझ में आएगा कि या आज तक किसी ने समझाया ना होगा ऐसे। मैं अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं करूँगा, बट अच्छे तरीके से समझाया है मैंने अपना 100% दिया है आपको पढ़ाने में, और आपको भी यार 100% सपोर्ट करना है। 100% सपोर्ट करना है। सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड यार लाइक मारो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। पूरा फुली वीडियो आएगा, और आगे मैं भाग 3 लाऊंगा। भाग 3 में जो कि पूरा मतलब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ, आपकी सीरीज पूरी आने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सीरीज़ को दबा के शेयर करना।